Introduction. It is only appropriate that the section dealing with caste laws must have an essay by Dr. Bhimrao Ambedkar. He is the intellectual and ideological fountain head from the which Dalit movement in India draws its sustenance. जो भीमराव अंबेडकर थे वो एक इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल लीडर थे। अब जो उनकी आइडियोलॉजी है कि हाँ दलित्स को जो है इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, तो वो एक पायनियर की तरह काम करते हैं, ठीक है, और वो काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल थे। इंटेलेक्चुअल मतलब जो बुद्धिजीवी होते हैं, जिनको मतलब बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिजीवी, ठीक है। अब कहता है कि अंबेडकर का जो एसे है कास्ट लॉस पे वो बहुत ही इसेंशियल है, वाइटल है। किस लिए? क्योंकि वो कास्ट के इश्यूज जो है उनके ऊपर डिस्कशन करता है, ठीक है। Although Phule had pioneered the Dalit movement in India, he was not a thinker and a scholar like B.R. Ambedkar. क्या कहता है कि ज्योतिबा राव फूले जो थे, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा, तो उन्होंने वो एक पायनियर थे दलित मूवमेंट के। पायनियर मतलब होता है जो मतलब किसी एरिया में, किसी वर्क एरिया के अंदर जो है किसी एक तरीके के थॉट प्रोसेस को जो है इनिशिएट करता है। तो सबसे पहले दलित मूवमेंट्स के लिए, दलित राइट्स के लिए लड़ने वाले जो थे वो ज्योतिबा राव फूले थे। उन्होंने एक डायमेंशन दी कि हाँ इस तरीके से भी जो है सोचा जा सकता है कि हाँ मतलब एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी कि हाँ आर्यंस जो है वो डिसेंडेंट्स हैं, बाहर से आए हैं वो, और जबकि जो इनहेबिटेंट्स थे ओरिजिनल वो शूद्रास है, और पावर और प्रिविलेज के लिए शूद्रास को जो है ओवर द ईयर्स जो है सब्जुगेट किया गया है, ठीक है। अब वहाँ पर उनमें और इनमें एक डिस्टिंक्शन बनाई गई है कि जो अंबेडकर थे वो एक स्कॉलर थे। स्कॉलर मीन्स वो विद्वान थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, और जबकि ज्योतिबा राव फूले जो थे उन्होंने एक दलित मूवमेंट जो है उसको इनिशिएट तो किया है, उसमें पायनियर तो किया है, मतलब कि एक बिल्कुल मुख्य धारा में सबसे पहले लाने वाले, इस दिशा में सोचने वाले जो थे वो सबसे पहले थे, लेकिन वो अंबेडकर की तरह एक स्कॉलर नहीं थे, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है ज्योतिराव फूले was a crusader and you must have noticed in the tone and tenor of his essay. B.R. Ambedkar was also inspired by the work of Phule, and the admiration he had for Phule is amply evident in the dedication in the book Who Were the Shudras. He dedicated the book to Jyotirao Phule, who was the greatest Shudra of modern India. देखो क्या कहता है, अंबेडकर जी तो जो थे ना वो फूले को बहुत एडमायर करते थे। अब अंबेडकर जी ने जो बुक लिखी हु वर द शूद्रास वो उन्होंने डेडिकेट करी फूले जी को, ठीक है। और अंबेडकर जी का एक स्लोगन था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एजुकेट मीन्स पढ़ना, एजिटेट मीन्स आंदोलन करना, और ऑर्गेनाइज मीन्स खुद को इकट्ठा करना, ग्रुप में रखना, ठीक है। उन्होंने ये एक स्लोगन दिया, ठीक है, जिसमें 3 चीज़ें थी, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ताकि जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस अपने लिए जस्टिस के लिए जो है फाइट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताया गया है भीमराव अम्बेडकर की। अनलाइक मोस्ट ऑफ द दलित्स वॉज फॉर्चुनेट टू हैव एन एजुकेशन। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे दलित होते हैं ये सोशली और फाइनेंशियली जो है इतने वेल ऑफ नहीं होते जनरली, ठीक है, लेकिन अंबेडकर जी जो थे उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली पढ़ाई करने की, एजुकेशन की, ठीक है। वो कैसे मिली? क्योंकि जो उनके फादर थे ना वो इंडियन आर्मी के अंदर सर्व करते थे। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो कास्ट डिस्टिंक्शंस की बेसिस पे जो है वो आर्मी के अंदर पर्सन को नहीं लेते थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो महार जाति के रेजिमेंट से भी, ब्रिटिशर्स के अंदर एक महार रेजिमेंट भी थी जिसके अंदर की एक महार जो कि एक अनटचेबल कास्ट कही जाती है महाराष्ट्र के अंदर, उससे भी लोगों को लिया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि उनको जो है ना
उनकी पढ़ाई के बाद में एक स्कॉलरशिप मिली जो कि उनको गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा ने दी थी। अब आपको पता होगा मराठा जो कॉन्फेडरेसी थी जब वो ब्रेक हो जाती है तो वो उसमें काफ़ी सारे वो बनते हैं, जैसे होलकर, सिंधिया, ठीक है, गायकवाड़। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा ने स्कॉलरशिप किनको दी, तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब he continued his further studies in economics and law in England with a short break in between during the war years. Finally finished his studies, came back to India in 1923. उन्होंने जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई करी, ठीक है, और वहीं पर जो है वो इस बारे में सोचने लग गए थे कि हाँ इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है, कितना ज़्यादा ओप्रेसिव है, ठीक है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है इंग्लैंड में आगे कंटिन्यू करी, इकोनॉमिक्स में और लॉ में, ठीक है, और 1923 तक जो है वो इंडिया में वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे उनको कैसे देखा जाता है, एक हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन और हाईली एजुकेटेड पर्सन की तरह देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आते ही वो एडवोकेट करने लग जाते हैं दलित राइट्स के प्रति। एडवोकेट मीन्स उनके लिए दलित राइट्स की मांग करने लग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ आफ्टर हिज रिटर्न ही इमीडिएटली स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज मिशन बाय इस्टेब्लिशिंग द बहिष्कृत हितकारी सभा इन 1924। देखो क्या कहता है, जब वो इंडिया में आए तो भीमराव अंबेडकर जी ने सबसे पहले बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई 1924 में, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये लीगल हेल्प प्रोवाइड करा करती थी जो डिप्रेस्ड क्लासेस होते थे, ठीक है, ताकि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है नॉन वायलेंट जो है मूवमेंट स्टार्ट करके रख सके, ठीक है। अब apart from providing legal help to depressed classes, B. Ambedkar through his organization led a number of non-violent movement against inhumanity and the caste system. Strategy was to awaken the masses and leading the untouchables into Hindu places of worship. देखो क्या कहता है कि उन्होंने अब जो यहाँ पे दो टर्म लिखी हुई है, एक कालाराम टेम्पल और एक चौधर टैंक, ठीक है। अब ये दोनों क्या है मैं बता देती हूँ। जैसे कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया, तो जो टेम्पल का नाम था वो था कालाराम टेम्पल, ठीक है, और एक होता है चौधर टैंक। चौधर टैंक में जो है उन्होंने उसके यूज़ के लिए जो है उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी, ठीक है। लेटर ही वेंट ऑन टू डिमांड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स। अब उन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करी दलित्स के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो है कन्फ्लिक्ट हो जाता है महात्मा गांधी जी के साथ में। अब जो अंबेडकर जी थे ना उनको लगता था कि अब अंबेडकर जी को ऐसा लगता था कि दलितों के साथ में तब तक जस्टिस नहीं होगा जब तक कि जो एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम है ना ये एलिमिनेट ना हो जाए, ये ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। अब उन्होंने एम्फेसाइज़ किया एजुकेशन पे, पॉलिटिकली खुद को ऑर्गेनाइज करे दलित, ठीक है, और खुद को एजुकेट करे और एजिटेट करे। एजिटेट मीन्स आंदोलन करे, ठीक है, ताकि उनको इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है राइट्स मिल सकें। By the time of the second round table conference at London, where he had raised the demand for a separate electorate for the Dalits, he had become very unpopular with the Congress as well as a dominant Orthodox Hindu. जब तक जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड में, तो तब तक क्या होता है कि अंबेडकर जी जो थे वो कांग्रेस में बहुत अनपॉपुलर हो गए थे, ठीक है। अनपॉपुलर मीन्स लोग उनको ना एक मेन स्ट्रीम से ना अलग देखने लग गए थे कि कांग्रेस जो थी वो मेनली जो है आज़ादी की बात करती थी, लेकिन वो एक इनके सोशल अपलिफ्टमेंट, दलित्स के सोशल अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करती थी। और जबकि जो भीमराव अंबेडकर थे वो दलितों के सोशल अपलिफ्टमेंट की बात किया करते थे, ठीक है। और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ थे वो भी इनको जो है
उनकी उनकी नज़र में भी ये जो है खटकने लग गए थे, क्योंकि अब जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ है और जो अनटचेबल्स है उनके लिए जो फ़ाइट ये जो कर रहे थे, अब इन दोनों ही जो आइडियोलॉजी है, ये दोनों आइडियोलॉजी बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज चाहते हैं कि वो जो सोशल ऑर्डर चलता आ रहा है वो बना रहे, लेकिन जबकि वो चाहते हैं कि उनका जो इतने सालों से जो उनको सब्जुगेट किया जा रहा है, ओप्रेस किया जा रहा है, वो ख़त्म हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है, अब 1935 में उन्होंने हिंदुज़म को छोड़ने का डिसाइड कर लिया और 1956 में उन्होंने जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए वो। ठीक है, उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को जो है अपना लिया और उनके साथ में उनके टोटल 3,80,000 जो थे लोग थे जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया उनके साथ में। अब देखो, क्योंकि अंबेडकर जी ने, सबको पता है कि हमारा जो संविधान है वो अंबेडकर जी ने लिखा है। ठीक है, अब उन्होंने जब ये संविधान लिखा ना, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है ना एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें कि कानूनी तौर पर तो सब समान होंगे, ठीक है, लेकिन सोशली इकोनॉमिकली जो लोग होंगे ना वो अनइक्वल होंगे। ये अंबेडकर जी की स्टेटमेंट थी। तो यानी कि जो आज की डेट में जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो अंबेडकर जी ने जब वो संविधान बनाया था ना, वो तभी समझ गए थे। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म अपनाया 1956 में, उसके थोड़े टाइम बाद में ही उनकी डेथ हो जाती है। और आज भी जो है दलित मूवमेंट्स के जो बिलीफ्स है वो कहीं ना कहीं उनकी जो रूट्स है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ हो गया है आपका। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। Who were the Shudras? This book was published in 1946 and this particular extract is taken from the preface to the book. अच्छा देखो क्या कहता है, ये एक बुक है हु वर द शूद्रास। ये पब्लिश हुई थी 1946 में और इनको जो है लिखा गया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, अब ये बुक क्या है, इस बुक का एक एग्जर्प्ट जो है वो इधर लिया गया है, मतलब उसका एक अंश इधर लिया गया है। अब ये बुक ऑर्थोडॉक्स का जो कंसेप्शंस है वो 4 कास्ट को लेके, कि हाँ कास्ट 4 तरीके की होती है, उस कंसेप्शंस को जो है ये चैलेंज करती है ये बुक। अब इस बुक में अंबेडकर आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि जो शूद्रास है उनका लो सोशल स्टेटस है। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण्स ने ओरिजिनल वर्ण सिस्टम जो था उसको मैनिपुलेट किया है अपने पावर और प्रिविलेजेस को रिटेन रखने के लिए। ठीक है, अब इसमें अंबेडकर जी जो है इन द प्रीफेस अंबेडकर आइडेंटिफाइज 5 काइंड्स ऑफ हिंदूज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें अंबेडकर जी 5 तरीके के हिंदुओं की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ वो होते हैं जो कि बिलीव करते हैं कि हिंदू सोसाइटी में कुछ भी गलत नहीं है और कास्ट सिस्टम में कुछ भी गलत नहीं है, तो उनको हम ऑर्थोडॉक्स सिस्टम बोलते हैं। यानी कि ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ वो होते हैं जो कि चाहते हैं कास्ट सिस्टम जैसा बना हुआ है वो वैसा ही बना रहे। ठीक है, फिर आता है आर्य समाजिस्ट। वो बिलीव करते हैं कि जो वेद है ना, वेद आपको पता होगा हमारे 4 वेद हैं, उन वेदों को आर्य समाजी बिलीव करते हैं कि वो वेद ही एटर्नल है। ठीक है, फिर आता है सर्टेन हिंदूज़। सर्टेन हिंदूज़ कौन होते हैं कि जो कि सर्टेन हिंदूज़ वो होते हैं जो कि एग्री करते हैं कि कास्ट सिस्टम रोंग है। ठीक है, ऐसे कुछ हिंदूज़ मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हाँ कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं गलत है, वो एक ग्रुप के लोगों को, एक कम्युनिटी को जो है कर्ब करता है। ठीक है, लेकिन जो सर्टेन हिंदूज़ होते हैं ना, ये उसको कास्ट सिस्टम को ना चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, उनको लगता है कि हाँ ये तो अपने आप ही जो है ख़त्म होता जा रहा है। फिर उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल हिंदूज़। ये जो है सोशल रिफॉर्म नहीं चाहते बल्कि स्वराज चाहते हैं। अब जिस टाइम पे उन्होंने ये बुक लिखी थी ना, तो उस टाइम पे ये जो सोसाइटी थी, हम लोग ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे। ठीक है, तो हमारा जो डिमांड थी वो सेल्फ रूल था, सोशल रिफॉर्म नहीं था।
ये कांग्रेस का बेसिकली मत रहा है हमेशा से। फिर उसके बाद आता है रैशनलिस्ट हिंदूज़, ठीक है। अब उनको लगता था कि रैशनलिस्ट हिंदूज वो होते थे जिनको ये लगता था कि सोशल रिफॉर्म ज़्यादा ज़रूरी है स्वराज से ज़्यादा। उनको लगता था कि हाँ स्वराज का क्या है कि वो बाद में भी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन सोशल रिफॉर्म पे काम होना चाहिए पहले, ठीक है। फिर उसके बाद this extract primarily deals with the antagonism shown by the Orthodox Hindus to his own ideas and the likely response that the present book might elicit from this group of Hindus. In the first paragraph, B.R. Ambedkar spells out in very clear terms that the book is challenge to orthodoxy and that no amount of angry and violent reaction from the Orthodox Hindus can deter him from attacking the orthodoxy and fabrication in the sacred books of the Hindus. देखो इस पैराग्राफ में क्या कहता है, इसमें ये एक्सट्रैक्ट जो है ये डिस्कस करता है एंटेगनिज्म को। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज जो है वो कितने, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा भीमराव अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी की तरफ। उन्होंने जो आइडियाज़ दिए कि हाँ कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही ऑप्रेसिव है टूवर्ड्स लोअर कास्ट, तो उसके प्रति जो है ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ का क्या रवैया रहा, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, ठीक है। उनका रिस्पॉन्स काफ़ी वायलेंट रहा उनके प्रति, भीमराव अंबेडकर उनके आइडियाज़ के प्रति, ठीक है। बट फिर भी जो है भीमराव अंबेडकर ने अपनी फ़ाइट जो है कंटिन्यू रखी और वो इन रिएक्शंस से जो है डरे नहीं, यानी कि वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू से डरे नहीं, ठीक है। अब फिर उसके बाद अब इधर लिखा है एंड व्हाट इज़ इवन मोर सरप्राइजिंग इज़ द फैक्ट दैट द सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड हिंदू ऑक्यूपाइंग हाई पोजीशंस इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग अ फ्री एंड ओपन माइंड टेंड टू जॉइन द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज. Dr. B.R. Ambedkar also makes it clear that he is determined to attack and expose the duplicacy politics in his secret box by producing evidence from these books. अब देखो, अब वो कहते हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो एजुकेटेड हिंदूज़ हैं ना, अब वो हाई पोजीशंस पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी वो ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ जो है ना उन्हीं की साइड पर है, ठीक है। उनको वो डिस्प्ले तो वो ओपन माइंडेडनेस को जो है डिस्प्ले नहीं करते, वो जो है अभी भी कास्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं, ठीक है। ये इस बुक में कहा गया है अंबेडकर जी की तरफ से। अंबेडकर जी जो है ना, जो हमारी सेक्रेड बुक्स है, यानी कि जो रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, इन सब को जो है रूट कोज बताते हैं लोअर कास्ट के सब्जुगेशन का। उनका जो उनको इतने लंबे टाइम तक जो उनके साथ में वो किया गया है, उनको दबाया गया है, उनको कुचला गया है, उसका रीज़न इन सीक्रेट बुक्स को बताया जाता है। और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी उनका ये रहा है कि जो सीक्रेट बुक्स है एक दिन जो है हमारे देश के विनाश का भी कारण बनेगी। कैसे कि जब लोग कास्ट सिस्टम में ही मानते रहेंगे, इन सब चीज़ों से ऊपर ही नहीं उठेंगे, तो फिर वो अपना रियल कैलिबर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है द टोन इज कम्बेटिव एंड द स्टाइल इज डेक्लेमेटरी एंड रेटोरिकल। तो यहाँ पे रेटोरिकल और डेक्लेमेटरी जो है इनकी टोन है। फिर अब सेकंड पैराग्राफ में अंबेडकर जी कहते हैं कि रैशनलिस्ट हिंदूज़ को वो एड्रेस करते हैं, वो जो है इनके सॉल्यूशंस को पोस्टपोन करने के कारण उनको जो है अटैक करते हैं कि हाँ वो इन रियल में चाहते नहीं है कि हाँ हमारे सोसाइटी से जो कास्ट सिस्टम है वो हटे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा दिस हिस्टोरिकल रिसर्च हैज़ ओनली वन ऑब्जेक्टिव दैट इज़ द परस्यूट ऑफ ट्रूथ। क्या कहता है कि हमारा जो प्राइमरी गोल होगा ना वो सच्चाई की तरफ जाना होगा, कि जो रियलिटी है हम उसे ही एक्सेप्ट करें, ना कि जो पुराने स्टीरियोटाइप्स चलते आ रहे हैं, प्रेजुडिस चलते आ रहे हैं, हम उस पर बिलीव करते रहे अंधों की तरह, ठीक है। एंड नो डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन, ठीक है। अब इनका कहना था कि जितना भी लिटरेचर जो है ना वो सब कुछ इंसानों ने लिखा हुआ है और इनको ना एग्ज़ामिन करना चाहिए, इनमें क्या रूल्स दिए गए हैं, इनका क्या एविडेंस है, इन बेसिस पर जो है इनको एग्ज़ामिन करना चाहिए, ये इनका कहना था।
अब बी पॉइंट है, रिस्पेक्ट फॉर सेक्रेड बुक्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वेरियस सोशल फैक्टर्स। अभी क्या कहता है, रिस्पेक्ट जो होती है ना वो हमारी सोशल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। और हमारा बिलीफ स्ट्रक्चर क्या है, बिलीफ स्ट्रक्चर हमारी क्या मान्यताएं हैं, हम किन बातों पे बिलीव करते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है कि अब इनका ये कहना है कि जो एक ग्रुप के लिए हो सकता है पवित्र हो और हो सकता है दूसरे के लिए पवित्र ना हो, ठीक है। अब जैसे 1857 का जो वॉर हुआ था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें उसमें क्या होता है, उस रिवोल्ट में क्या होता है कि एक ग्रुप के लिए जो है गाय जो है पवित्र मानी जाती है, जैसे कि हम हो गए हिंदू, तो और दूसरे ग्रुप के लिए जैसे मुस्लिम्स थे तो उनके लिए हिंदू, उनके लिए जो पिग होता था वो काफ़ी क्या बोलते हैं इम्प्योर माना जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इन दोनों ही चीज़ों को यूज़ किया था, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। तो यही बात समझाई गई है कि हो सकता है एक ग्रुप के लिए एक चीज़ सेक्रेड हो और दूसरे के लिए वो सेक्रेड ना हो, पर इस कंटेक्स्ट में, जो इस पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में उन्होंने एग्जांपल दिया है, उनको सेक्रेड बोला है, वो बुक्स के रेफरेंस में बोला है। जैसे कि एक जैसे ब्राह्मण्स है वो, उनके लिए बुक्स जो है वो सेक्रेड है, बट हमारे लिए हमें वो बुक्स को अंधाधुंध जो है उन पर बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ब्राह्मण्स ने बनाई हुई है, ऐसा अम्बेडकर जी का कहना है। अब उनका कहना है कि जो ब्राह्मण स्कॉलर्स हैं ना वो सेक्रेड लिटरेचर के प्रति ना अपनी आस्था रखते हैं और उसको ना कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करते, और जिसकी वजह से जो उनके प्रिविलेजेस है, जो उनकी पोजीशन चलती आ रही है इतने सालों से, इतने 100 सालों से, 200 सालों से, वो उनकी बरकरार रहती है। और जो नॉन ब्राह्मण्स हैं, अनटचेबल्स हो गए, जैसे कि स्पेशली जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी, ठीक है, वो भी एक महार कास्ट से आते थे जो कि अनटचेबल कास्ट कही जाती है, ठीक है। और वो जो है ना नेचुरली उनके अंदर इन लिटरेचर के प्रति जो है ना रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि इन जिस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं उनको सोशली जो है काफ़ी सालों से डिग्रेड किया गया है, ठीक है। तो यही इन पैराग्राफ्स में लिखा हुआ था। In the next two paragraphs, Dr. Ambedkar alerts the readers to fact that an extreme position on either side, that the Brahmins and the non-Brahmins, could be extremely harmful for historical research. अब इसमें अम्बेडकर जी क्या कहते हैं, वो ना किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं आते, ठीक है। वो कहते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च में एक मॉडरेट जो अप्रोच है वो रखनी चाहिए, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशंस दोनों ही ग्रुप्स के लिए ख़राब है, चाहे वो ब्राह्मण्स हो चाहे वो नॉन ब्राह्मण्स हो, क्योंकि वो हिस्टोरिकल रिसर्च को जो है हार्म कर सकती है, ठीक है। अब जो ब्राह्मण स्कॉलर्स हैं वो सेक्रेड बुक्स को ना डिफेंड करते हैं कि हाँ वो राइट है, वो ठीक है अपनी जगह पे, जो बुक्स में लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं सही है, ताकि जो उनके पावर्स एंड प्रिविलेजेस है वो बने रहे। और जबकि जो नॉन ब्राह्मण स्कॉलर्स है वो इस पूरे ही लिटरेचर को जो है वो हिस्टोरिकली उनको पढ़ने से वंचित रखा गया था कि वो इन बुक्स को नहीं पढ़ सकते, वेदास को और उपनिषद्स को इनको नहीं पढ़ सकते, ठीक है। बट वो जो है वो जो है ना वो इग्नोरेंट भी बन गए हैं ओवर द ईयर्स, कि अब उन्हें मतलब भी नहीं है इन चीज़ों से। अब उसके बाद आता है ओवर द एजेस, while the Brahman scholar over the ages has strongly defended the sacred books at the cost of truth, it is quite possible that a non-Brahman scholar could go to the other extreme, discredit the entire body of the literature at the cost of truth, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि जो ब्राह्मण स्कॉलर्स है ना वो तो सेल्फ इंटरेस्ट से ड्राइव है, कि हाँ ड्रिवन है, उनको उनके इंटरेस्ट इतने ज़्यादा है कि वो स्टेटस क्यों मेंटेन करके रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि सिचुएशन चेंज हो, वो नहीं चाहते कि जो लोअर स्टेटा के जो लोग हैं वो अपलिफ्ट हो, ठीक है। जबकि जो नॉन ब्राह्मण स्कॉलर्स है वो चाहते हैं खुद को फ्री करना ऑप्रेसिव इस कास्ट सिस्टम से, ठीक है। तो उनको जो है क्या करना पड़ेगा, उनको इंटरप्रेट करनी पड़ेगी हिस्ट्री को और अपने खुद के पर्सपेक्टिव से, खुद का पर्सपेक्टिव यानी कि नॉन ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव से। अब जो अम्बेडकर जी की अप्रोच है वो स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है। वो जो है एक मॉडरेट अप्रोच रखते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशंस को वो अवॉइड करते हैं अपनी बुक में।
और वो जो है ना इशू को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे कि ज्योतिबा फूले ने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा था, वैसे ये भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब वो एसोसिएट थे एक नॉन ब्राह्मण पॉलिटिकल मूवमेंट से, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपनी राइटिंग्स में इम्पार्शियल रहते हैं, पॉलिटिकली एंगल नहीं लाते वो अपनी बुक्स के अंदर, ये इसमें बताया जा रहा है। अब इसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। एज इज़ यूजुअल इन अ प्रीफेस एक्सप्लेन्स सम ऑफ द फॉल्ट्स ऑफ दिस बुक। डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ उनकी बुक्स में जो है कुछ फॉल्ट्स भी है। कैसे? जैसे कि उन्होंने लेंदी कोटेशंस ली थी, जो सेक्रेड बुक्स हैं उनमें से उनसे उठा के उन्होंने लेंदी कोटेशंस लिखी। अब इतनी लेंदी कोटेशंस है तो उनको कौन कौन रीड करेगा, है ना। तो अब ये जो बुक है ये शूद्रास जो है ना उनके इंटरेस्ट को सर्व करती है, ठीक है। अब हिस्टोरिकली और जो सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, यानी कि जो शूद्रास हैं, वो इग्नोरेंट रहे हैं इन बुक्स के, वो इतना इनको पढ़ा नहीं है उन्होंने, क्योंकि उनको पढ़ने के अधिकार से भी वंचित रखा गया था, ठीक है। और ठीक है। अब इस अम्बेडकर जी जो है वो कहते हैं कि शूद्रास को ये जो उनका टॉलरेंस वाला रवैया है कि हाँ, हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसकी स्टोरी, उसका नाम होता है दुखी, जो वो अपर कास्ट के लोगों से इतना डरता है कि हाँ वो डर के मारे सारे काम उसके करता है और आखिर में वो काम करते करते ही मर जाता है। तो यही जो टॉलरेंस का जो रवैया है कि वो सहते चले आ रहे हैं, सहते चले आ रहे हैं इतने सालों से, अम्बेडकर जी कहते हैं उनको इस रवैये से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। उनका मानना है कि शूद्रास को जो है ना खुद को एजुकेट करना चाहिए, एजिटेट करना चाहिए और ऑर्गेनाइज करना चाहिए, यानी कि जो लोअर कास्ट की कम्युनिटीज़ हैं उनको खुद को पढ़ाना चाहिए, खुद पढ़ाई करो, खुद फिर आंदोलन और फिर उसके बाद में अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। तो इस तरीके से वो बच के निकल सकते हैं इस ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जेंडर।